नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एमपी टेट, एमपी सेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ जो समस्या होती है वो होती है नोट्स की। नोट्स या तो मिलते नहीं है या मिल जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारी चीजों को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मींस एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। हर कंटेंट को देना हमारी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है, उत्तराखंड लेक्चरर का बैच चल रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट सबका अलग अलग बैच चल रहा है। और अलग अलग बैच में अलग अलग आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर की फीस जो है वो 2000 रुपए है। ठीक है, वन टाइम आपको पेमेंट करना है, फिर लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। तो इस नंबर पे, ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या सेम नंबर नीचे भी आ रहा है। तो और अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, अलग से आपको नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि अगर उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर जो उपभोक्ता की आय बढ़ती है, ठीक है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इससे क्या होता है आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि आय और मांग में सीधा संबंध देखने को मिलता है। इट मीन्स कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आप अपने मांग को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब आय बढ़ रहा है तो आपका मांग भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आय और मांग में सीधा संबंध देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ अगर जो आपकी आय में कमी आ जाएगी, अगर जो आपकी इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मांग को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में कमी आ रही है। तो क्या हो रहा है, सीधा संबंध है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आय और मांग में सीधा संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जो आय में वृद्धि होगी तो आप अपने मांग को भी बढ़ाएंगे। जब पैसा ज्यादा आएगा तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, खर्च करेंगे इसका मतलब कि आप मांग बढ़ा रहे हैं। और जब आपकी आय कम होगी तो अपने मांग को भी आप कम कर लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी
तो ठीक है, अगर जो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होता है कि मांग में वृद्धि होगी। तो मांग में अगर जो वृद्धि हो जाएगी तो मांग वक्र जाहिर सी बात है दोस्तों कि दाईं ओर खिसक जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान से रखिएगा, अब यहाँ पे गिफिन वस्तुओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के बारे में क्या होगा, दाईं ओर नहीं खिसकेगा, बाईं तरफ खिसकेगा, क्योंकि गिफिन वस्तुएं जो होती है वहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। वहां पे आपकी आय में अगर जो वृद्धि होती है और वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, तो आप अगर जो वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो आप अपने मांग को बढ़ाते नहीं है, मांग को कम कर लेते हैं। तो सामान्य वस्तुओं की अगर जो बात करेगा तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि आय में जब वृद्धि होती है तो अपने मांग को भी आप बढ़ा देते हैं। ये प्रश्न कल भी आया था और ये प्रश्न मैं जानबूझ के आज भी आप लोग के सामने लाया हूं कि कल अगर जो आपने प्रैक्टिस किया है तो इस प्रश्न का उत्तर आप ठीक तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अगर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, कोई क्लू ही नहीं मिल पाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो कल के सेशन में भी ये प्रश्न आया था और आज के सेशन में भी ये प्रश्न है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर जो एक सरल रेखा की बात करें, यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये सरल रेखा है ना, ठीक है, एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा में मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? सीधी रेखा में मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है ना कि निचला भाग अपन ऊपर वाला भाग, निचला भाग बटा ऊपर ऊपर वाला भाग। ठीक है, ऊपर ऊपरी भाग। ठीक है, ऊपरी भाग। तो निम्नलिखित रेखा चित्र में Q1 बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच अगर जो एक सरल रेखा दिया गया है और मांग की लोच पूछे तो उसका फार्मूला होता है कि जो निचला वाला भाग होता है अपान ऊपरी वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निचला भाग क्या दिया गया है भैया? निचला भाग क्या दिया गया है? ए होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें क्या किया है कि थोड़ा सा इसमें क्या किया है कि पहले जो हुआ है, पहले जो है वो ऊपर वाले भाग को दे दिया है। अच्छा एक सेकेंड, पहले क्या होना चाहिए? क्यू ये होना चाहिए, नीचे वाला भाग है। ये क्या है? ये नीचे वाला भाग है। और ये क्या है? ये ऊपर वाला भाग है। ठीक है, क्या होना चाहिए? क्यू एक्स क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक्स, यहां से ले लेंगे एक्स क्यू अपान पी। कहाँ पे है? यहाँ पे है। पी जो हो गया वो पी जो होगा वो Q1 के होगा, मतलब यहां तक होगा, यहां तक होगा। ठीक है, यहां तक होगा क्योंकि ये ऊपरी वाली भाग है और ये निचली वाली भाग है। तो ऐसी स्थिति में PQ1 हो जाएगा, तो XQ इज इक्वल टू PX1 हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि अगर जो एक सरल रेखा दिया है, ठीक है, और इस चित्र में आप देख रहे हैं क्या, ये क्या है? एक सरल रेखा ही तो है, ये एक सरल रेखा है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है? निचला वाला भाग अपान ऊपर वाला भाग। तो यहाँ पे नीचे वाला भाग क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नीचे वाला भाग जो है वो ये है, ये है, ये है। ठीक है, और ऊपर वाला भाग जो है वो क्या है? ये है। ठीक है, नीचे वाला भाग ये वाला सेक्शन है और ऊपर वाला यहाँ तक है। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी एक्स क्यू बोल रहे हैं अपन PQ1 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हैं, फिर भी बहुत कम लाइक रहता है और बहुत कम शेयर रहता है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, क्या उत्तर हो रहा है भाई? हाँ, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर अगेन बी के तरफ
और कोई? सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है भैया। हम एक बार नहीं बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं कि मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होता है, कि मांग की लोच होता है मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे हम भाग देते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कि अगर जो मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उससे कीमत, अगर जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो उससे मांग में क्या परिवर्तन होगा। कीमतें अगर जो बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमतें अगर जो कम होंगी तो मांग बढ़ेगी। तो मांग की लोच जो है ना दोस्तों, वो मांग और कीमत के मध्य प्रतिशत परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कि अगर जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो किस तरीके से मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लिए मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है भाई, बताइए। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है, फिर आपको याद आना चाहिए कि सर मांग वक्र की अगर जो यहाँ पे बात हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि आय, ठीक है, और मांग में सीधा संबंध होता है। ठीक है, अगर जो आय बढ़ेगी तो मांग में भी वृद्धि होगा, और अगर जो आय कम होगी तो मांग में भी कमी आएगी। यही ना होता है, मांग वक्र के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ते हैं ना, और ये सही भी बात है। ठीक है, ये क्या है, सही भी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ठीक है, सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा, सी के अलावा और कोई? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है कि निम्नलिखित में से किस लिए मांग वक्र का ऋणात्मक, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपभोक्ता तटस्थता वक्रों की नहीं होती है। उपभोक्ता तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं होती है, बताइए। चलिए, चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कुछ महानुभाव। सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? ठीक है, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, और कोई? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपभोक्ता तटस्थता वक्रों की नहीं होती है। ये क्या पूछ रहा है, ये नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या व्यक्त करता है भैया, ये संतुष्टि के स्तरों की यहाँ पे बात होती है ना। यहाँ पे उपयोगिता की संख्यात्मक माप करना कोई आवश्यक है क्या? संख्यात्मक माप नहीं ना होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, इस संतुष्टि के दो वस्तुओं या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच ऐसा संतुलन स्थापित करता है जो क्या क्या देता है, समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पे संख्यात्मक माप जो होता है वो संभव नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है, ऐसा क्यों होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। गुड इवनिंग श्रुति कुमारी जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, रुखसार खातून जी, श्याम मिश्रा जी, आशीष पांडे जी, सॉरी अनीस पांडे जी, आई एम जी, मनोहर जी, अफजल हसन जी, रेणुका जी, तस्नीम खान जी, सुमन शर्मा जी, रुचि जी,
और फरीम फातिमा जी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा? सी के अलावा कोई और है? सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर जो आपका उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सभी लोग का उत्तर ठीक है भाई कि एक्स वस्तु की सॉरी वाई वस्तु की एक्स वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम यही देखते हैं ना कि अगर जो एक्स इकाई को आप बढ़ाएंगे तो वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जिससे आपको क्या मिलती है, समान सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट किया जाता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है? ये भी आसान सा ही प्रश्न है, बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार इस प्रश्न को किया गया है। गलत मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का होगा। उत्पादकता सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, उपभोग स्थगन सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, और समय अधिमान सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। बहुत बार इस प्रश्न को बताया गया। अगला प्रश्न कि एक अर्थव्यवस्था के कोर में निम्न अंतर्निहित होता है। अर्थव्यवस्था के कोर में क्या अंतर्निहित होता है? चलिए बताइए, क्या उत्तर है आ रहा है भाई? ठीक है, ये बढ़िया सा प्रश्न। कोर में, एक अर्थव्यवस्था के कोर में क्या निहित होता है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग डी बोल रहे हैं अगेन। चलिए, तो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों सभी संभाव्य आवंटन संभव है, ठीक है। सभी संभाव्य आवंटन क्या होता है, संभव होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भाई बहुत बड़ी चीज है और वहां पे क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। तो पेरेटो आवंटन, प्रतिस्पर्धात्मक आवंटन, पेरेटो अनुकूलतम आवंटन में वृद्धि करने वाले आवंटन, मतलब सभी संभाव्य आवंटन क्या होते हैं, संभव होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, उत्पादन फलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्पादन फलन का विचार किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। उत्पादन फलन का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? मैं आप लोग को टाइम नहीं देता हूं क्या? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं देता हूं? थोड़ा और टाइम दिया करूं क्या? मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं देता हूं क्या? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा 2-4 सेकंड और दे दिया करूंगा, है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सारे महानुभाव बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अरे भैया, एक देश आर्थिक विकास कर, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास कर रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो क्या होती है, तकनीकी क्षमता। और ऐसा माना जाता है उत्पादन फलन के अंतर्गत कि अगर जो कोई देश तकनीकी का विस्तार कर रहा है, कोई देश तकनीकी का विस्तार कर रहा है, तकनीकी दक्षता प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो विकास के पथ पे अग्रसर है। यहाँ पे केवल और केवल टेक्नोलॉजी विकास की बात होती है भैया,
डी की बात नहीं होती है। कितने सारे लोग गलत कर दिए ना। तो उत्पादन फलन के अंतर्गत ये बात कही गई है कि भैया देखिए, अगर जो कोई टेक्नोलॉजी में विकास कर रहा है, तकनीकी में विकास कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो देश क्या कर रहा है, तेजी से आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास कर रहा है। अगर जो टेक्नोलॉजी में दक्ष नहीं है तो वो क्या है, विकास या समृद्धि नहीं कर पाएगा। तो इसका उत्तर बी होना चाहिए। फिर इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? छोटी सी बात है, अगर जो कोई राष्ट्र तकनीकी रूप से सक्षम है तो वो आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि कर रहा है। तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है तो वो विकास नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाता है उत्पादन फलन के अंतर्गत। तो ये उत्पादन फलन की बात हो रही है। तो बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ न, सबका कॉपी करने के चक्कर में बहुत सारे लोग का गलत हो गया ना। ये बात मुझे पता है कि आप लोगों में से कम नहीं कुछ तो 50% लोग ऐसे हैं जिनको ये बात बिल्कुल पता है कि उत्पादन फलन के अंतर्गत हम तकनीकी दक्षता की बात करते हैं। लेकिन बस वही है, सभी लोग डी बोल रहे हैं तो भाई सभी डी बोल रहे हैं तो हम भी डी बोल देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है ना। तो आप अलग कब होंगे, अलग तभी होंगे जब सबसे अलग उत्तर देंगे, है ना। तो बिल्कुल ये बात सही है कि मैक्सिमम बहुत सारे लोग को पता है कि ये बात उत्पादन फलन के अंतर्गत तकनीकी दक्षता की बात। लेकिन फिर क्या, चलो भाई, टीना ने बोला डी तो हम भी बोल देंगे डी। अगला उत्तर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या ठीक है। कठोर मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसकी, अगेन बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, अगेन बहुत सारी गलतियां होती हैं। यहां पे फिर बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब गलत होंगे, ठीक है। जिसका क्रय विक्रय कठिन हो, कितनी बार मैं आपको बताया हूं कि कठोर मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा हो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा है लेकिन इसकी पूर्ति क्या हो पा रही है, कम हो पा रही है। और मुलायम मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग कम है और पूर्ति क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो डी उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्यों बोल रहे हैं भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कठोर मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका क्रय विक्रय करना क्या होता है, कठिन हो जाता है। इट मीन्स कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये कठिनाई से प्राप्त होती है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया। और मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम है लेकिन इसकी पूर्ति ज्यादा हो रही है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। लागत जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या उत्तर होगा। बच्चों वाले प्रश्न को क्यों गलत कर रहे हैं भाई। लागत जन्य मुद्रास्फीति बताइए आप। एक होता है मांग जन्य, ठीक है, एक होता है मांग, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है मांग जन्य मुद्रास्फीति और दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है। तो मुद्रास्फीति होता क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही है। और महंगाई कब आती है, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वही क्या होता है, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई कही जाती है। मांग जन्य मुद्रास्फीति की बात कौन करता है, किन्स साहब कहते हैं। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति क्यों आता है, क्योंकि भैया वस्तुओं की मांग ज्यादा हो जाती है। तो वस्तुओं की मांग ज्यादा होने के बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन यह है कि जनसंख्या में अगर जो वृद्धि हो रहा है तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी तो मांग ज्यादा हो जाएगा। और अगर जो मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, प्रोडक्ट मार्केट में कम है, मांग ज्यादा है,
तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मांग जन्य मुद्रास्फीति। और यहाँ पे क्या पूछा है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। और लागत जन्य मुद्रास्फीति में क्या होता है, इसमें कच्चे माल महंगे हो जाएंगे या जो श्रमिक हैं वो क्या करेंगे कि अधिक मजदूरी लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कच्चे माल महंगे हो जाएंगे तो उत्पादन लागत क्या होती है, अत्यधिक हो जाती है। तो उत्पादन लागत जब अधिक हो जाएगी तो कीमतों में भी वृद्धि अधिक हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सभी लोग सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि मजदूरी वृद्धि दर को हम क्या करके, मजदूरी वृद्धि पर रोक लगा करके, अर्थात जब मजदूरी में कमी कर देंगे तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो वो कम मांग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है। केन्सियन सिद्धांत में विनियोक्ता बांड क्रय करने के स्थान पर मुद्रा तरल रूप में रखना आप पसंद करेंगे यदि वे आशा करते हैं। क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग बी बोल रहे हैं। आज इतनी गलती क्यों हो रही है भैया, आज इतनी गलती क्यों हो रही है, बताइए इतनी गलती क्यों हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए, केन्सियन सिद्धांत में विनियोक्ता बांड क्रय करने के स्थान पर मुद्रा तरल में रखना पसंद करेंगे यदि वे आशा करते हैं कि ब्याज दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी कि ब्याज दर में कमी आ जाएगी, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी कि ब्याज दर में कमी आ जाएगी। देखिए क्या कर रहा है, मुद्रा तरल रूप में रखना पसंद करेंगे यदि वे आशा करेंगे, क्या आशा करेंगे कि ब्याज दर में वृद्धि आ जाएगी। बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार हम लोग यही पढ़े हैं ना कि एक विनियोक्ता जो होता है ना, वो जब ये देखता है कि ब्याज की दर कम है तो ऐसी स्थिति में वो ये सोचता है कि जब भविष्य में ब्याज की दर में वृद्धि होगी तब वो अपने तरलता को बाहर निकालेगा। तो ऐसी स्थिति में वो ये बात की आशा करता है कि भविष्य में चल के ब्याज दर में क्या हो जाएगा, वृद्धि होने वाला है। तो इस वजह से तरलता अपने पास रखना पसंद करेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइपर मुद्रास्फीति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए। हाइपर मुद्रास्फीति जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अधिक स्फीति। अधिक स्फीति, अधिक स्फीति, इसमें क्या होता है कि महंगाई अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, महंगाई अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, अर्थात वस्तुओं की कीमतों में लगातार बड़ी मात्रा में तेजी देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी किसकी बात कर रहे हैं, केनन साहब की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है भाई। ये पी केनन साहब थे, इन्होंने अधिक स्फीति अर्थात हाइपर मुद्रास्फीति की बात की थी। और इसमें कीमतें जो होती हैं वो बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में कीमतें क्या होती हैं, ऊपर से कीमतें जो है वो ऊपर चली जाती हैं। और इसे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि 3 इकाई में क्या चला जाता है कि मुद्रास्फीति की दर चली जाती है, अर्थात 100% से ज्यादा। ठीक है, 3 इकाई का मतलब 100% से ज्यादा हो गया। तो ये हाइपर स्फीति की कंडीशन होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न,
सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो इतना कम है भाई, फ्री का ज्ञान जो होता है वो कारगर नहीं होता है। बहुत हमारे बुजुर्ग बता के गए हैं कि फ्री का ज्ञान जो होता है वो कारगर नहीं होता है। एक लाइक एक शेयर कर देंगे तो आप फ्री का ज्ञान फिर नहीं ले रहे हैं, आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, है ना। तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। मुख्य उधारी दर से तात्पर्य क्या है? मुख्य उधारी दर से तात्पर्य क्या है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। हम्म तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं। और डी वाले कितने हैं? सब डी वाले हैं, सब डी वाले हैं। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, जितने भी डी वाले आप लोग हैं देख लीजिए। मुख्य उधारी दर से तात्पर्य ये होता है कि एक बैंक जो है ना, वो जिन लोगों को उधार दे रहा है उन लोगों से इसको जोखिम शून्य है। ठीक है, जोखिम क्या है? शून्य है। मतलब एक बैंक उधार दे रहा है उनको, तो बैंक को पता है कि 100% क्या हो जाएगा कि हमारी रिकवरी हो जाएगी। जो हम ऋण दे रहे हैं वो मुझे ऋण वापस मिल जाएगा। ठीक है, जो ऋण हम दे रहे हैं वो ऋण हमें पुनः वापस मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा सर। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी होगा, उस ब्याज दर से जो बैंक सर्वश्रेष्ठ का ग्राहकों से लेता है। ठीक है, तो मुख्य उधारी दर का तात्पर्य उससे है कि यदि कोई बैंक अपने उन ग्राहकों को ऋण दे रहा है जो ग्राहक क्या है कि बहुत ही विश्वसनीय है, अर्थात उनसे ऋण वापसी में उसको कोई समस्या नहीं होगी, उससे ऋण वापसी में उसको कोई जोखिम नहीं है। ठीक है, तो जहां पे बैंक शून्य जोखिम पे ऋण दे उसे ही क्या बोलते हैं? मुख्य उधारी दर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? आज के बाद कभी गलत नहीं करिएगा। ठीक है, बस ये समझ लीजिए, मुख्य उधारी दर ऐसा दर होता है जब एक बैंक अपने उन ग्राहकों को ऋण देता है जो ग्राहक उसकी नजर में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात उसको इस बात का डर नहीं है कि उसका ऋण वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 500 करोड़ अगर जो हमने किसी को दिया है तो वो वापस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका उसे भय नहीं होता। उसको ये बात पता होती है कि नहीं, निश्चित रूप से हमें वो पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है मुख्य उधारी दर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से अर्थशास्त्री को तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि का कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर है रे भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। और कोई? तकनीकी पर प्रगति और आर्थिक समृद्धि की बात हो रही है। ठीक है, ये सबको पता होगा भाई, ये तो सबको पता होगा। ये कौन बात करता है भैया? तकनीकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि की बात कौन करता है? सोलो साहब को हम पढ़ते हैं ना, कितनी बार पढ़े हैं? एक बार नहीं, अनेकों बार पढ़े हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री को तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो हमारे सोलो साहब थे। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? आज का सेशन बहुत मजेदार है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसके बारे में आपको कोई क्लू नहीं होगा, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी छूटेगा नहीं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, समय समय पर उसको रिवाइज करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और करंट भी आपके कवर कराए जाएंगे। कम समय में बेहतर ढंग से सब कुछ आप हमारे साथ सीख सकते हैं।
बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों जगहों पे क्लास करते रहिए। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, सबका अलग अलग बैच चल रहा है। आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन फीस 2500 रुपए। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे डाउनलोड करके एप्लीकेशन वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है भाई। डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई? डी के अलावा और कोई? कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, और कोई? कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। थोड़ा आराम से करिए, गलतियां हो रही हैं बहुत सारी। थोड़ा और आराम से करिए, थोड़ा और आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। केने का आर्थिक सारणी, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये 16वीं से 17वीं शताब्दी में केन की आर्थिक समीकरण आया था। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल समष्टिभावी अर्थशास्त्र का प्रथम मॉडल है, तो वो केने का आर्थिक सारणी है। ये 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के आरंभ में ये मॉडल आया था। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब सकल निवेश धनात्मक होता है तो निवल निवेश पर क्या असर पड़ेगा, बताइए। चलिए सकल निवेश अगर जो धनात्मक है तो निवल निवेश पर क्या असर पड़ेगा, बता दीजिए भैया। बिल्कुल ठीक है। और लाइक शेयर जो लोग भी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है लाइक शेयर किया करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक है। और कोई? और कोई? सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। ठीक है, कोई महानुभाव डी नहीं बोलेगा, कोई डी नहीं बोलेगा। अच्छा, सकल निवेश धनात्मक होगा तो निवल निवेश क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई देखिए ये तीनों केस संभव होता है, ये तीनों केस संभव होता है कि जब सकल निवेश में वृद्धि की जाती है तो निवल निवेश जो हो सकता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। ये तीनों केस जो होता है वो संबंधित होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। इस प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको मैं 2-4 लाइन में नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कौन सा होता है? चलिए, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कौन सा होता है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अगेन बी बोल रहे हैं, और कोई? सभी लोग बी बोल रहे हैं। अच्छा, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र की अवधारणा किसने किया था? दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र किसने दिया था? ठीक है, ठीक है। इसमें किसकी किसकी बात की गई थी? स्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध बताया गया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है।
कि दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कौन सा होता है? ये दोस्तों होता है ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और ये किसने दिया था ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रीडमैन साहब ने। फ्रीडमैन साहब ने। इसमें क्या बताया गया था कि जो स्फीति होती है अर्थात जो महंगाई होती है और जो बेरोजगारी होती है उसमें क्या पाया जाता है, विपरीत संबंध पाए जाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोजेस्टीन रोडान के अनुसार विकासशील राष्ट्रों में निवेश के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? चलिए, आज कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करें, है ना। और कल मैं देख रहा था, लाइव में कल था नहीं, तो बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो देखिए, अब आप, है ना, अब आप बच्चे हैं नहीं कि आपको बार बार ये बात बताया जाए कि कितना बात करना चाहिए और कितना बात क्लास में नहीं करना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बात करिए नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली बात करना ये ठीक नहीं है। ये आपके सेहत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसका असर उन लोगों पे भी पड़ेगा जो सीरियस होके यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। तो निवेदन है, मैं 2-3 लोगों को कल मैंने देखा, 2-3 लोगों को मैंने कल देखा। वो जो 2-3 लोग हैं, आप कृपया करके पढ़िए, पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करिए। बात करने का मन हो तो कहीं घर के आसपास में कोई पड़ोसी बढ़िया हो कोई बढ़िया पड़ोसी अगर जो मिल जाए आपका, तो उससे जा करके बैठ के 2-4 घंटे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है ये बात करने का नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, कंटिन्यूअसली बात करना ठीक नहीं है। कोई बढ़िया सा खाली पड़ोसी देख लीजिए, उससे खूब बात करिए, है ना। अदरवाइज अदरवाइज फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, 1-2-4 लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, फिर सारी चीजें शांति से चलेंगी। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। जो लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं, सभी लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इस बात को समझिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रोजिस्ट, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, कोई बढ़िया पड़ोसी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ बात ना करिए, हाँ ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि रोजेस्टीन रोडान के अनुसार विकासशील राष्ट्रों में निवेश के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, डी, और कोई? सी, डी और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे है प्रभाव मांग की कमी। ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो रोजेस्टीन रोडान के अनुसार विकासशील राष्ट्र में निवेश के बाधित होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे प्रभावी मांग की कमी। और प्रभावी मांग में क्या आता है भैया, एक तरफ क्या होता है, मांग होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, पूर्ति होता है। तो मांग व पूर्ति में कमी के कारण क्या होता है, निवेश का स्तर कम होता है, और उसी कारण निवेश में क्या होता है कि बाधा पहुंचती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है ना। अगला प्रश्न, हेरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अवधि में आय की वृद्धि मात्रा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अवधि में आय की वृद्धि की मात्रा जो है
वो बढ़ती हुई होनी चाहिए। मतलब आय में उन्होंने क्या कहा कि निरंतर वृद्धि देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगर जो हरेड मॉडल को पढ़े होंगे, वांछित वृद्धि दर को पढ़े होंगे, तो ये तो आसान सा प्रश्न था ना, फिर इतने सारे लोग गलत कैसे कर सकते हैं। तो हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अवधि में आय की वृद्धि मात्रा बढ़ती हुई होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हैरड के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप से होती है। बढ़िया सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर बोल रहे हैं? और कोई? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी बोल रहे हैं। और कोई? हम्म तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? और कोई? और स्थिर वाली अवस्था कितने लोग बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का ठीक है उत्तर कि हैरड के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप से क्या होती है? अत्यधिक संभावित समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था होती है। ये अस्थिर अर्थव्यवस्था अगर जो यहाँ पे दे दिया होता नहीं होती है, नहीं होती, तब जाकर के ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक होने वाला है कि हैरड के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप से अत्यधिक संभावित समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो ये नहीं नहीं दे दिया गया होता ना, तो फिर ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए आज के कई सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो एक दो चार लाइन में उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इसका इसका संबंध उस थियरी के मतलब उस पूरे कॉन्सेप्ट से है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ते रहिए। इकोनॉमिक्स के हर प्रश्न को वन लाइनर में आप याद नहीं कर सकते। 60-70% याद कर भी सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं याद कर सकते हैं जितना सिलेक्शन के लिए हो। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं तो भी ये ठीक नहीं है। अगर जो केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख ही नहीं रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई बी के अलावा? बी के अलावा और कोई? चलिए, और कोई बी के अलावा? सी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा क्या? चलिए देखते हैं। ये किसकी किसकी बात करते हैं? उत्पादन, वितरण और आवंटन की बात करते हैं। उत्पादन, वितरण और आवंटन कहाँ पे है? 1 2 3, 1 2 3 कहाँ पे है भाई? 1 2 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, बी है ना। तो बी उत्तर होगा ना भाई। कितने इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? उत्पादन, वितरण और आवंटन की बात होती है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती है? सार्वजनिक वस्तुओं में कौन सी बात नहीं पाई जाती है बताइए। सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण क्या है? जो आपके मोहल्ले में सरकार ने स्ट्रीट लैंप लगवाया है। ठीक है, स्ट्रीट लैंप जो सरकार ने लगवाया। चलिए बताइए। सरकार ने जो स्ट्रीट लैंप लगवाया है, या सरकार ने जो आपके मोहल्ले में जिम बनवाया है, या सरकार ने जो आपके मोहल्ले में पार्क बनवाया है,
ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। क्यों है? क्योंकि इसका समाज के सभी वर्गों का इस पर समान रूप से अधिकार है। इसको प्रयोग करने से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता, है ना? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं। प्रतिद्वंदिता बिल्कुल सही है भैया, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। अगर जो आप क्या होता है, आप पार्क में जाते हैं या आप हॉस्पिटल में जाते हैं या आप जब आपके मोहल्ले में लाइट लगती है, ठीक है, अब पार्क और हॉस्पिटल इसमें भी क्या होगा, अंतर होगा, है ना? क्योंकि एक होती है सार्वजनिक वस्तुएं, एक होती है शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं। तो सार्वजनिक वस्तुओं का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके की सार्वजनिक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रतिद्वंदिता नहीं होती है कि भैया हम ही इसका प्रयोग करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, माया जी करें सर यूपी पीजीटी की क्लास कब होती है? पीजीटी की ही क्लास है। फर्म के लिए अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है? एक फर्म है, अल्पकाल में अपनी कौन सी लागत को स्थिर रखेगा, आपको बेसिकली बताना है। ये तो आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि नहीं है? आसान सा प्रश्न है कि नहीं है? कोई गलत करेगा? कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है? ये सभी लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है भाई। कि एक फर्म के लिए अल्पकाल की कौन सी लागत स्थिर है? तो अल्पकाल में कोई एक फर्म है तो अपने प्लांट को या अपनी मशीन को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है, तो पार्ले जी ये चाहे कि एक महीना में अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को बदल दे तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन दीर्घकाल में ऐसा संभव है, ठीक है? तो पार्ले जी एक महीना के अंतर्गत पूरा प्लाट नहीं चेंज कर पाएगा, सारी मशीनरी को नहीं चेंज कर पाएगा, क्योंकि अगर जो ऐसा करने जाएगा तो 2 4 10 महीने तो उसका क्या हो जाएगा कि सारी चीजों को चेंज करने में लग जाएंगी, है ना? प्लांट और मशीन छोटी बात थोड़ी है। पुराना वाला हटाएंगे, नया वाला लगाएंगे, पता ही है कि सड़क बनने में 10 साल लग जाते हैं, तो ये तो पूरी फैक्ट्री है, तो इसको भी बनने में कम से कम 1 2 साल तो लग ही जाएंगे। तो अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है? तो ये रहती है दोस्तों प्लांट और मशीन की लागत। इसको भैया हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित अल्पकाल में नहीं कर सकते हैं, दीर्घकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। सम उत्पाद वक्र खींचने के लिए क्या होता है भैया? सम उत्पाद वक्र, आज का सेशन थोड़ा सा टेढ़ा है ना? थोड़ा आराम से और धैर्य बना करके करिएगा। चलिए, कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्लास के बाद में रिसीव कर लूंगा, है ना? लाइव क्लास जो होती है वो दोपहर में 12 बजे से होती है। एप्लीकेशन पे जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वो लाइव क्लास दोपहर में 12 बजे होती है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। इस समुत्पाद वक्र खींचने के लिए एक्स पर उत्पादन के एक कारक की मात्रा वाई अक्ष पर दूसरे उत्पादन की कारक की मात्रा लेते हैं, ठीक है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भैया, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। और इसके विभिन्न संयोगों से क्या मिलता है, उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि तो मिलती है ना? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। उपभोक्ता को नहीं होना चाहिए, उत्पादक को,
उत्पादक को समान मात्रा में ही क्या मिलता है, उत्पादन मिलता है। उपभोक्ता इसमें कहाँ पे आ जाएगा, ये तो समुत्पाद वक्र की बात कर रहा है ना, तो इसमें तो उत्पादक होगा ना, तो ठीक है उत्पादक को, ठीक है उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये ऐसे प्रश्न है ना जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पैमाने का उत्पाद वृद्धि नियम, पैमाने का उत्पाद वृद्धि नियम लागू होने से उत्पादन के समस्त साधनों को दोगुना करने पर कुल उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल थोड़ा आराम से करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये अगर जो आप बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि पैमाने का उत्पाद वृद्धि नियम अगर जो लागू हो, अगर जो इसके अंतर्गत हम लोग बात करें, तो अगर जो उत्पादन के सभी साधनों में दो गुना, उत्पादन के सभी साधनों को दो गुना करेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादन भी क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, उत्पादन भी दो गुने से अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं, और आपको पता है कि उत्पादनों को, एक तो ये तो बात तय है कि अगर जो उत्पादन के समस्त साधनों को बढ़ाएंगे, भूमि को, पूंजी को, श्रम को, साधन को, हर चीजों, हर हर उत्पादन के कारकों को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर दो गुना हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार बढ़ाएंगे ना तो विशिष्टीकरण भी हमको मिलेगा और हमें पहले का क्या होगा, पहले कंडीशन का ज्ञान भी होगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में दो गुने से अधिक की वृद्धि देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, जब किसी एक फर्म का उत्पादन बढ़ रहा होता है तब इसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ रहा होता है, एक फर्म का उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि देखने को मिल रहा है, तब इसकी औसत स्थिर लागत, ये किस अवस्था की बात कर रहा है, प्रथम अवस्था की बात कर रहा है, प्रथम अवस्था की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो फर्म यहाँ पे होता है ना, ये जो फर्म ये है, ये अनुभवहीन होता है, तो इस वजह के, इस से ये उत्पादन के सभी संसाधनों का ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसको अनुभव मिलने लगता है तो वो उत्पादनों का ठीक तरीके से प्रयोग करने लगता है, उत्पादन के साधनों का ठीक तरीके से प्रयोग करने लगता है, और जैसे ही उत्पादन के साधनों का ठीक तरीके से वो प्रयोग करेगा वैसे उत्पादन की का स्तर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा और औसत स्तर लागत क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दूसरी अवस्था क्या होती है, स्थिरावस्था होती है। तीसरी अवस्था क्या होती है, स्थिरावस्था या संतुलन की अवस्था। तीसरी अवस्था क्या होती है कि फिर भी आप नहीं मानेंगे, फिर भी उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि अतिरेक चुकाना पड़ेगा और आपके लाभ में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अगर श्रम की इकाइयां बढ़ाने से श्रम का औसत उत्पाद स्थिर बना रहे तो श्रम की का सीमांत उत्पाद क्या होगा। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए क्या उत्तर होगा भैया। ये प्रश्न बहुत आसान है, ये प्रश्न बहुत आसान है, कठिन नहीं है। चलिए चलिए थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, कंसंट्रेट होके पढ़ने की जरूरत है। और कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ेंगे ना तो सभी लोग गलत उत्तर बता रहे हैं, उसमें से एक आप भी हो जाएंगे। कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ेंगे तो जितने लोग भी उत्तर गलत बता रहे थे
उसमें से एक आप भी हो जाएंगे। आपको क्या पढ़ना था कि अगर श्रम की इकाइयां बढ़ाई जाए और श्रम का औसत उत्पादन स्थिर रहे, ठीक है, औसत उत्पादन स्थिर रहे, मतलब अगर जो हम 10 श्रमिक लगा करके अगर जो 5 यूनिट किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और अब हमने 2 श्रमिकों को बढ़ा दिया, ठीक है, 10 श्रमिक को लगा करके 5 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, 2 यूनिट या 5 श्रमिकों को और बढ़ा दिया, फिर भी हमारा कितना उत्पादन हो रहा है, 5 ही यूनिट का उत्पादन हो रहा है। तो औसत क्या है कि औसत उत्पादन तो स्थिर है ना, तो ऐसी स्थिति में श्रम का सीमांत उत्पादन पे कोई असर पड़ेगा क्या भाई, कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि भैया ये उत्पादन जो है ये स्थिर रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादन का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे थे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर श्रम की इकाइयां बढ़ाने से श्रम का औसत उत्पादन स्थिर है, मतलब जितना उत्पादन हो रहा था 5 यूनिट का उत्पादन हो रहा था, तो 5 यूनिट का ही उत्पादन अभी भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रम का बढ़ाने से या घटाने से क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो श्रम का सीमांत उत्पादन तो स्थिर ही रहेगा ना। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे क्यों नहीं बोल रहे थे, फिर आप सी क्यों बोल रहे थे, आप डी क्यों बोल रहे थे, आप बी क्यों बोल रहे थे। अगला प्रश्न, औसत लागत का अर्थ क्या होता है बताइए, है ना, औसत लागत का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस क्लास में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, सभी लोग गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देख के पता है लगता है यार ऐसा भी हो सकता है कि पीजीटी का जो टॉपर है ना वो लाइव स्टडी इलाहाबाद से ही चला है ना। हालांकि देखिए कोई भी किसी भी एग्जाम को टॉप करता है तो उसमें किसी प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है, मेरा क्या है, मैं आपको बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेहनत तो आप खुद ही से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं क्रेडिट लेने की बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं जिस दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं इसका फुल क्रेडिट आपको ही है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न को वो बहुत अच्छा करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि यहाँ से कोई टॉपर भी ना आ जाए, ऐसा नहीं है कि और दुनिया में लोग पढ़ने वाले नहीं है, बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत मजा आता है उनको देख के भी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि औसत लागत का अर्थ क्या होता है, औसत लागत का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कोई, हाँ ठीक है, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, कि औसत लागत का अर्थ होता है कि जो कुल लागत है उसका अपान कर दिया जाता है कुल उत्पादन से, कि जो टोटल हम लागत लगाए और जो हम कुल उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे उसे ही हम क्या करते हैं, औसत लागत बोलते हैं। कुल लागत हमारा कितना पैसा लगा है, ठीक है, कुल लागत अपान हमने कितना उत्पादन किया है, कुल उत्पादन, ठीक है, कुल उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, श्रम की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयां बढ़ाएं तो श्रम की औसत उत्पादकता उत्पादन की किस किस अवस्था में अधिकतम होती है ना। जितना कठिन से कठिन प्रश्न, जितना कठिन से कठिन प्रश्न और इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न जो बहुत पहले क्या हुए किताबों में बंद हो गए, 2-4 साल से वो मार्केट में नहीं है, वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं, और इसके बाद बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीजें देख के बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर हो रहा है भाई, चलिए चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, अच्छी बात है, सभी लोग यही बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा क्या उत्तर आ रहा है,
भूमि की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयां बढ़ाई जाए। तो श्रम की औसत उत्पादकता उत्पादन की किस अवस्था में अधिकतम होगी? तो भैया ये तो वही हो गया ना, ये तो वही प्रश्न हो गया ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जब भूमि की मात्रा स्थिर है, मात्रा स्थिर है, हम उत्पादन के कारक अर्थात श्रम को बढ़ा रहे हैं, तो श्रम को बढ़ाने से हमारी औसत उत्पादकता में औसत उत्पादन श्रम की औसत उत्पादन किस अवस्था में अधिकतम होगी? तो अधिकतम तभी होगी प्रथम अवस्था की आखिरी सीमा पे। यही जाकर के क्या होता है कि जो श्रम लगाया जाता है, जो साधन उत्पादन के लगाए जाते हैं, इन साधनों से मैक्सिमम उत्पादन हम प्राप्त कर पाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? सर अगर जो आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको क्रेडिट देंगे। क्रेडिट देने की बात नहीं है, ठीक है, बस आप सफल हो जाएं, है ना। पिछली बार बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ, उसमें से तीन चार लोग कनेक्ट किए मुझे, सभी लोग कनेक्ट नहीं किए। तो जब नौकरी मिल जाती है तो एक अपनी भाग दौड़ अलग हो जाती है, फिर वहां पे ये लगता है कि यार ज्वाइनिंग करनी है, नई जगह पे रहना है, तो फिर सर को कौन याद रखता है, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, बट ठीक है, कहीं भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और क्या, सफल रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक नहीं है? तो आप सभी बताएंगे कि सर जी डी नहीं है, ठीक है। ये पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, यहाँ पे अत्यधिक विज्ञापन पे व्यय नहीं देखने को मिलता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विज्ञापन व्यय देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, ना के बराबर देखने को मिलता है। अल्पाधिकार और एकाधिकार के अंतर्गत विज्ञापन पर व्यय देखने को मिलता है। इट मीन्स की एकाधिकारी और अल्पाधिकारी ये बताने की चेष्टा करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर है, और इस प्रकार से वो इसलिए वो बहुत सारे विज्ञापन करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि लक्स साबुन का विज्ञापन आता है कि 99% कीटाणुओं से सुरक्षित है। लाइफ बॉय 99% कीटाणुओं से सुरक्षा की बात करता है। लक्ष्य जो होता है वो सुंदरता और गोरेपन का वो देता है कि आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, बहुत गोरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि वस्तु बाजार में एकाधिकारी का अर्थ होता है। थियरी वाली क्लास जिसको भी ज्वाइन करना है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बता रहे हैं, और कोई? डी सभी लोग बता रहे हैं, और कोई डी के अलावा? कोई डी के अलावा नहीं है? वस्तु बाजार में एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? डी के अलावा कोई नहीं है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि मात्र एक विक्रेता होता है। वस्तु बाजार में एकाधिकारी का अर्थ ये होता है कि बेचने वाला अकेला हो, ठीक है। जैसे रेलवे क्या बेचने वाला अकेला है? सरकार ही रेलवे को बेच सकता है और कोई नहीं बेच सकता, ठीक है। ताजमहल को कोई नहीं बेच सकता है, ठीक है। बाजार में प्रवेश पर रोक होता है। आप ये चाहें कि आप खुद की ट्रेन चला लें तो आप नहीं चला पाएंगे, सरकार को इसमें एकाधिकार प्राप्त। एक नजदीकी विकल्प रहित वस्तु का एकमात्र विक्रेता, ठीक है। यात्रा करना है
तो आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने लोग भी कहेंगे डी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर जी नजदीकी विकल्प तो है, ट्रेन से नहीं जाएंगे तो बस से जाएंगे। हाँ, ट्रेन से नहीं जाएंगे तो बस से है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज कहाँ लागू होता है? तो भैया ट्रेन और बस में बहुत अंतर है। ट्रेन और बस तो जो है, ट्रेन और बस जो है वो विभेदित वस्तुओं में आ जाएगा, है ना। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर ट्रेन से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे, वो विभेदित वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किसने आभास लगान का उदय होता है? आभास लगान की बात कौन करता है? कौन करता है? मार्शल साहब करते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी अगेन बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार नहीं, अनेकों बार हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से आभास लगान का उदय इसलिए होता है क्योंकि उन वस्तुओं एवं सेवाओं से जिनकी अल्पकालीन पूर्ति क्या होती है? बेलोच होती है। मतलब इसकी पूर्ति में क्या किया जाता है? परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि का क्या अर्थ होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। एक होता है सीमांत भूमि और दूसरा होता है अधिसीमांत भूमि। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि और अधिसीमांत भूमि कैसी भूमि, बताइए। चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या क्यों इतनी कम है भाई? चलिए बताइए। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक है। सभी लोग डी बोल रहे हैं। लगान रहित भूमि, कुल लागत बराबर कुल आय, कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं, अर्थात उपरोक्त सभी। डी सभी लोग बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा? चलिए, तो जितने महानुभाव डी बोल रहे हैं वो सब के सब एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, इस वजह से वो उत्तर डी बता रहे हैं। इसका उत्तर जो होगा वो डी नहीं होगा। इसका उत्तर बस ये होगा कि सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है। ठीक है, उर्वरक नहीं होती है, अर्थात उर्वरक नहीं होती है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है? उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन नहीं होता है। तो जब उत्पादन नहीं होता है तो ये कोई भूमि लगान देती नहीं है। रिकार्डो साहब को जब पढ़े हैं रिकार्डो का लगान सिद्धांत अगर जो पढ़े हैं तो रिकार्डो साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि भूमि की क्या है? भूमि की उर्वरक क्षमता अलग अलग है। कुछ भूमि ऐसे, जो भूमि ज्यादा उर्वरक होते हैं वो ज्यादा लगान देते हैं, जो भूमि कम उर्वरक होते हैं वो कम लगान देते हैं, जो भूमि बिल्कुल नहीं उर्वरक होते हैं वो बिल्कुल लगान नहीं देते हैं, और जो भूमि उर्वरक नहीं होते हैं अर्थात जो लगान नहीं देते हैं उसको सीमांत भूमि बोला जाता है, और जो भूमि उर्वरक होते हैं अर्थात जो लगान देते हैं उनको क्या बोला जाता है? अधिसीमांत भूमि बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। आपने कहा पढ़ लिया कि कुल लागत कुल कुल आय के बराबर होती है? रिकार्डो साहब को पढ़ा है तो ये बात कभी पढ़ी है क्या? इतना दिमाग कैसे आ गया आपके पास? रिकार्डो साहब को आपने पढ़ा है तो कभी उनको पढ़ा है क्या कि वो कुल लागत बराबर बात करते हैं कुल आय की? ठीक है, कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं। चलिए, इसको थोड़ी समय के लिए अगर जो मान लीजिए कि आपको समझ में आ जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ब्याज की
दर ब्याज की दर की नियो क्लासिकल सिद्धांत कौन सा है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहे हैं सभी लोग, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर क्या ठीक है? चलिए बताइए। बिल्कुल, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उधार बिल्कुल गलत हो जाएगा। उधार देय कोष सिद्धांत जो है वो ब्याज की दर की नियो क्लासिकल थियरी है। और ये कौन कौन देता है उधार कोष सिद्धांत की अगर जो बात करें दोस्तों, तो ये कौन कौन है? विक्सेल साहब हैं, विक्सेल साहब हैं, ओहलीन साहब हैं। कौन है? विक्सेल, ओहलीन, ठीक है। और कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत? रॉबर्टसन आते हैं, गुरनार मेडल आते हैं और जेकब वाइनर आते हैं, ठीक है। रॉबर्टसन, गुरनार मेडल और जेकब वाइनर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्याज की दर की नियो क्लासिकल थियरी जो है वो उधार देय कोष सिद्धांत है। और उधार देय कोष सिद्धांत किसने दिया? विक्सेल, ओलिन, रॉबर्टसन, वाइनर और मेडल ने। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। अब आपको याद आना चाहिए कि सर पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि बाजार का ज्ञान सभी को होता है, क्रेता विक्रेता बाजार को सभी को ज्ञान होता है कि प्रचलित वस्तुओं की कीमत क्या है। मजदूरों को ये बिल्कुल ज्ञान होता है कि प्रचलित मजदूरी क्या है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों का शोषण नहीं किया जा सकता है। तो मजदूरों का जब शोषण नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसे प्रचलित मजदूरी अगर जो मिलेगी तो श्रम के सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी जो बराबर होती है वो श्रम के सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? कमेंट करके बताइए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। अलग अलग बैच में अलग अलग तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन की फीस 2500 रुपए है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई डी के अलावा? सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? बिल्कुल ठीक है। पहरेदारों की आय, पहरेदार में कौन आता है भैया? पहरेदार में कौन आता है? तो जितने लोग भी
डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय जो हस्तांतरण भुगतान होता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं, जिसमें पेंशन आता है। और जो अप्रत्याशित आय होता है, जैसे तस्करों की आय, सट्टेबाजी हो गई, उसको भी शामिल नहीं करते हैं। और अनार्थिक क्रियाओं को भी शामिल नहीं करते हैं, जैसे गृहिणियों के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, ये भी क्या है, अनार्थिक है। लेकिन पहरेदारों की आय, मतलब उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उसको राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, हम सम्मिलित करेंगे। अगला, गृहिणियों की सेवा क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये अनार्थिक है ना, ये कोई अर्थ नहीं ना उत्पन्न करती हैं। ये बच्चों को होमवर्क कराती हैं, तो ये नहीं कहती हैं कि मैं बच्चों को होमवर्क करा रही हूँ और हमको 2000 रुपये महीने का फीस चाहिए। इनके पास तो अपार क्षमता है, बस थोड़े से पुरुष ही क्या होते हैं पता नहीं क्या, उनकी एक अलग ही सोच होती है। भगवान ने महिलाओं को इतना इतना स्ट्रांग बनाया है कि थोड़ा सा उनको स्वतंत्रता आप बस दे दीजिए, स्वतंत्रता दे दीजिए, वो 16 घंटा कार्य करेगी। मतलब जो महिलाएं होती है वो बिल्कुल एक्टिव होती है, पुरुष उतना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन बस उसकी एक चीज आप छीन लेते हैं, स्वतंत्रता। जब आप स्वतंत्रता छीन लेते हैं ना, फिर वहां पे क्या हो जाता है कि चीजें उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आपके घर शादी पड़ी है, किसी महिला को कह दीजिए टेंट बुक कर दो, तुमको स्वतंत्रता दे रहे हैं, पूरा सब कुछ बुक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुरुष क्या है, थोड़े बहुत क्या करते हैं, कहते हैं नहीं भाई ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सामान्य संतुलन मॉडल में समस्त बाजारों का क्या रूप माना जाता है? क्या उत्तर आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे देखिएगा, जब छोटी बच्ची को आप देखेंगे ना, अगर जो आपके पास एक छोटी बच्ची है और एक छोटा बच्चा है, तो जब छोटी बच्ची आपकी अगर जो 5-6 साल की है या 10 साल की है, तो जब वो होमवर्क अपना पूरा करेगी ना, तो इतना क्लीन तरीके से करेगी, जैसे देख के लगेगा कि यार मतलब आश्चर्य होता है। और लड़का जो होता है वो कैसे करता है, वो इस तरीके से कर देता है कि समझ ही नहीं आता है कि वो किया क्या है। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी बीतता है, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आता है, कहता है कि यार लड़की बड़ी हो गई, शादी उदी कब कर रहे हो। अब वहां से जो पिताजी होते हैं, उनका दिमाग जो होता है वो खराब हो जाता है। अब वहीं से लड़कियों का क्या होता है कि सारा कॉन्फिडेंस वहीं से नीचे चला जाता है, ठीक है। ये एक हमारे समाज की क्या है, बुराई है, जो नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सामान्य संतुलन मॉडल में समस्त बाजारों का क्या रूप माना जाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अंतर्गत, ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। और यहाँ पे मांग व पूर्ति एक तरीके से समानता बराबर देखने को मिलती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो समानता संतुलन मॉडल में समस्त बाजारों का क्या रूप माना जाता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न, निवल घरेलू उत्पाद अर्थात एनडीपी बराबर होता है, एनडीपी किसके बराबर होता है? चलिए एनडीपी किसके बराबर होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी डी ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी
ये बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं ये कॉन्सेप्ट अभी शायद एप्लीकेशन पे करवाया नहीं हो, इसको मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा जब आपका रिवाइज क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में शायद मैंने आपको नहीं करवाया है, तो मैं देखता रहता हूँ, जो बीच बीच में एक दो टॉपिक छूटे रहते हैं उसको भी मैं करवा दूंगा, तो आप परेशान ना होइएगा। तो निवल घरेलू उत्पाद अर्थात जी जीडीपी सॉरी एनडीपी बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय से। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक। अगला प्रश्न ये रहा। राष्ट्रीय आय के दोहरे आकलन से बचने के लिए क्या करना चाहिए भाई? राष्ट्रीय आय के दोहरे आकलन से बचने के लिए, राष्ट्रीय आय में दोहरे आकलन का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की अगर जो हम गणना करते हैं तो एक ही वस्तु को दो बार काउंट कर देते हैं। जैसे एक बार जब राष्ट्रीय आय की गणना हम कर रहे थे तो कच्चे माल के रूप में हमने कच्चे माल के रूप में कपास को काउंट कर लिया, कपास को काउंट कर लिया, और उसी के बाद इसी कपास से बने कपड़े को भी हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। तो दोहरी गणना का मतलब यही होता है, ठीक है, कि एक ही वस्तु की गणना हम दो बार कर लेते हैं राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। लेकिन अगर जो इससे हमको बचना है तो इससे हमको बचने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्रत्येक उद्योग द्वारा मूल्य में की गई वृद्धि लेनी चाहिए। एक सेकेंड रुक जाइए, इसके कहने का मतलब क्या है सर? एक सेकेंड रुक जाइए। कर के प्राप्त सरकारी राष्ट्रीय आय के आकलन, एक सेकेंड रुक जाइए। राष्ट्रीय आय के दोहरे आकलन से बचने के लिए प्रत्येक उद्योग द्वारा मूल्य में की मूल्य में की गई वृद्धि लेनी चाहिए। हाँ ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या करना चाहिए कि अगर जो कीमतों का भी भेद पाया जाएगा, कीमतों का भी भेद पाया जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा कि एक वस्तु की तुलना बार बार हम नहीं काउंट कर पाएंगे। मतलब वस्तुओं की जो कैटेगरी है ना, उसको कीमतों में विभाजित कर दीजिए, ठीक है, वस्तुओं की कैटेगरी को कीमतों में विभाजित कर दीजिए, फिर आप गणना करिए तो दोहरे गणना का आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। सभी लोग क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसको भाषा और ठीक देना चाहिए था, है ना, इसको थोड़ा सा भाषा जो है वो और सही देना चाहिए था, इसकी भाषा थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से इसकी भाषा जो है ये थोड़ी सी मुझे भी ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, इसको कुछ ऐसा देना चाहिए था कि जब उद्योग उत्पादन करता है तो एक वस्तु की जो स्पेसिफिक प्राइस होती है, जब अगले चरण में वो वस्तु पहुंचे तो उसकी प्राइस में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए था इसको। ठीक है, इसकी भाषा जो है वो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी होना यही चाहिए, है ना। भाषा इसकी ठीक नहीं है, मैं इसको कल थोड़ा सा और ठीक तरीके से करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसे कुछ और देना चाहिए। चलिए मैं इसको कल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सही तो बी ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ और ऐड अप करना चाहिए था। सही बी ही है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस नहीं। अगला इस प्रश्न का उत्तर देखें, कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से सही है? क्या उत्तर आ रहा है? बी बता रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई? ठीक है, ये बता रहे हैं कुछ लोग।
ठीक है, लोग सी बोल रहे हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए निजी आय क्या होता है? निजी आय का मतलब ये होता है कि देश के अंदर रह रहे लोगों की वो संपूर्ण आय जो किसी भी माध्यम से आए। ठीक है, देश के अंतर्गत रह रहे लोगों की संपूर्ण आय जो किसी भी माध्यम से आय। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जितने लोग भी, और व्यक्तिगत आय का मतलब क्या हो रहा है, क्या होता है कि देश के अंदर रह रहे लोगों की आय। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो ठीक है ना? हाँ, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि व्यक्तिगत आय जो होगी वो ज्यादा होगी, किससे? निजी आय से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। निजी आय जो होती है वो अत्यधिक होती है किससे? निजी आय जो होती है वो कम होती है किससे? व्यक्तिगत आय से। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारणतः नकदी कोष अनुपात निर्धारित होता है। ठीक है, साधारणतः नकदी कोष अनुपात निर्धारित होता है। नकदी कोष अनुपात कैसे निर्धारित होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? अरे यार, नकदी कोष अनुपात किसकी बात कर रहा है ये? सीआरआर की बात कर रहा है ना? और सीआरआर किससे संबंधित है? ये आरबीआई से और व्यापारिक बैंकों से संबंधित है ना? तो किससे हो जाएगा? मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा हो जाएगा ना? तो नकदी कोष अनुपात की राशि जो होती है वो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नकदी के रूप में क्या होना पड़ता है? रखना पड़ता है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित होगी? मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा होगा। अगला, कीमत निर्देशांक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का उपयोगी मापदंड है? चलिए, क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया? डी बोल रहे हैं। और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि कीमत निर्देशांक जो होता है दोस्तों, ये मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मापता है। मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया कि कीमत निर्देशांक जो होता है वो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोग हाथ में मुद्रा क्यों रखते हैं? इसका एक उदाहरण है कि मुद्रा, आप अपने पास मुद्रा क्यों रखते हैं? थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न। आज के सेशन में एक दो प्रश्न मुझे लग रहा है गलत हुआ है। ठीक है, एक 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 प्रश्न पक्का आज के सेशन में गलत हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, अगर जो कोई प्रश्न, एक प्रश्न शायद गलत हो गया मुझे लग रहा है, फिर मैं उसको अगले सेशन में कवर करा दूंगा। ठीक है, कि लोग हाथ में मुद्रा क्यों रखते हैं, उसका एक कारण है कि मुद्रा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। और कोई? ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
तो लोग हाथ में मुद्रा क्यों रखते हैं? उसका एक कारण है कि मुद्रा ही केवल पूर्णतः तरण परिसंपत्ति है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ये ऑलरेडी हो चुका है। कानूनी तरलता नियंत्रण होता है, कानूनी तरलता का नियंत्रण होता है। चलिए बताइए, ये भी प्यारा सा प्रश्न। चलिए क्या उत्तर होगा? कानूनी तरलता नियंत्रण होता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। सभी लोग बी बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा। बिल्कुल सही है भाई, कि कानूनी तरलता नियंत्रण जो एसएलआर होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का तरीका होता है। एक बार नहीं, बहुत बार देखा गया। ब्याज दर में परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्यों से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को बहुत प्रभावित नहीं करती है। चलिए बताइए, ब्याज दर की ब्याज दर किसके माध्यम से बेसिकली नहीं प्रभावित होता है? ये प्रश्न पूछना चाहता है, अलग तरीके से पूछ रहा है। क्या उत्तर आएगा भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। लेन देन तथा सावधानी उद्देश्य किन साहब बात करते हैं ना ये। तो ब्याज दर में परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्यों से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को बहुत प्रभावित नहीं करता है। तो वो है भैया दोनों, लेन देन या सावधानी सतर्कता उद्देश्य जिसे बोलते हैं। केन साहब को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे जानते होंगे। अगला, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी फीस आधारित सेवा नहीं है? वाणिज्यिक बैंक के द्वारा कुछ सेवाएं आपको दी जाती हैं, उसमें से कौन सी ऐसी सेवा है जिसके लिए आपको फीस नहीं पेमेंट करना पड़ता है? क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल सही है भाई। वाणिज्यिक बैंक आपको क्या करती है? सलाह देती है। ठीक है, जब आप बैंकों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक क्या होता है, एक इंसान बैठा रहता है। वो या तो विज्ञापन के माध्यम से चीजें आपको बताता है, या तो वो खुद कापी पेन लेकर के बैठता है और कहता है कि देखिए आप मिडिल क्लास के हैं तो आप ऐसा करिए, अगर जो आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ऐसा करिए, अगर जो आप गरीब हैं तो आप क्या करिए कि ऐसा करिए। तो नियोजन की जो सलाह होता है वो वाणिज्यिक बैंक आपको क्या देता है? फ्री में देता है। सलाह फ्री में ही मिलता है ना। विकासशील देशों को शिकायत है कि, विकासशील देशों को क्या शिकायत है भाई? विकासशील देश क्यों शिकायत कर रहे हैं? बताइए, विकासशील देश क्यों शिकायत कर रहे हैं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहां शिकायत करेंगे। ये कहां करेंगे शिकायत? ये डब्ल्यूटीओ से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन से शिकायत कर सकते हैं। और कहां कर सकते हैं? और कहां कर सकते हैं शिकायत? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि उनकी व्यापार की शर्तें सदैव विपरीत रहती है। ये बात कौन करता है? लेविस कहता है, क्योंकि जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है तो विकासशील देश को बहुत हानि होता है। ठीक है, जैसे कि जब अ, अभी भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो विदेशों में ले जाकर के बेचते हैं, तो उससे हमें हानि का सामना करना पड़ता है। वो प्रोडक्ट दूसरे देश में चला जाता है, वहाँ के लोग एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, अगर जो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो कहते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो हमारा निर्यात का जो खर्च था वो खराब हो गया, और फिर हमको लाना भी है। तो उस वस्तु का मूल्य ही उतना हो जाता है जितना हम निर्यात आयात में खर्च करते हैं। तो विकासशील देश को हमेशा झुकना पड़ता है, क्योंकि जो कमजोर होता है वो हमेशा झुकता है। उसकी निर्यात आय अस्थिर होती है। बिल्कुल ठीक है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मान
विकसित राष्ट्रों के पक्ष में है। बिल्कुल ठीक है, तो उपरोक्त सभी शिकायतें सही है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होता है? सरकार की आय जो होती है वो कम होती है और सरकार व्यय ज्यादा करता है। सरकार को कर से और आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण से कम पैसा मिलता है, लेकिन समाजकारी कल्याणकारी योजनाएं और संरचनात्मक विकास पे ज्यादा व्यय करता है। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या है कि आगम अर्थात आय से अधिक खर्च, ठीक है, वो अपने आय से अधिक खर्च करता है, अर्थात व्यय उसका ज्यादा होता है। दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। मैं दोस्तों जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से जो जो चीजें मेरे द्वारा जैसे करवाई जा रही हैं वैसे करते रहेंगे ना, तो कम समय में बहुत बेहतर अपने आप को आप पाएंगे। सब कुछ आपका कवर हो रहा है। इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ जो समस्या होती है वो होती है नोट्स की। या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक सरल भाषा में आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, समय समय पे अपनी तैयारी करिए। कैसी कैसी तैयारी चल रही है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच चल रहा है और एडमिशन ओपन है। देखिए, एमपी टेट, एमपी सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर की फीस 2000 रुपए है। आपको ये फीस इस नंबर पे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है 9415 863 873, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करनी होगी। सेम नंबर ऊपर भी आ रहा है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सेम नंबर आ रहा है नीचे, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चाहे तो आप डायरेक्ट को कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलेंगे हम लोग कल एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।